हेलो दोस्तों, नमस्कार और शुभ संध्या। आज कविता के पक्ष में वार्ता करने के लिए हम सभी आप सबके सम्मुख उपस्थित हुए हैं और हमारे साथ पहले इस मंच पर उपस्थित सभी विद्वान वक्ताओं का संक्षिप्त परिचय दूंगा और उसके बाद फिर बातचीत का सिलसिला शुरू होगा। हमारे सामने डॉक्टर इंदिवर पांडे जी हैं। आप नवगीत विधा के वरिष्ठ आलोचक हैं। सर, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। बगल ही हमारे राजेश्वर वशिष्ठ सर हैं। आप समकालीन कविता के प्रसिद्ध हस्ताक्षर हैं। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है सर। आभारी हूँ। रंजिता मैम, रंजिता सिंह फलक कवित्री हैं आप समकालीन हिंदी कविता की, और साथ ही कविकुंभ के संपादन का दायित्व भी आप निर्वहन कर रही हैं। आपका हार्दिक स्वागत है मैम। मोहन सप्रा सर हैं। आप जालंधर से हैं और समकालीन हिंदी कविता के सर्वमान्य हस्ताक्षर में से एक हैं। आस्था प्रकाशन के दायित्व का निर्वहन भी सफलतापूर्वक कर रहे हैं। सर, आपका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। देवेंद्र आर्य सर हैं, गोरखपुर से हैं आप, और कविता के तीनों फॉर्मेट में कविता, गजल और गीत लगातार सक्रिय हैं। सर, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मुझे लग रहा है कि आप सबके सामने आप सबको मेरी आवाज अच्छे से सुनाई दे रही है, क्योंकि आप सब मुझे ठीक से दिखाई दे रहे हैं। तो ये दिखाई देने और सुनाई देने का जो समीकरण है, मुझे लग रहा है कि वो बहुत अच्छा बन पड़ा है। सर, आपका भी हार्दिक स्वागत है। लगातार सक्रिय हैं। सर, आपका हार्दिक स्वागत है। तो लग रहा है कोई डबल डिवाइस चला रखे हैं, कोई बात नहीं। अब हम आते हैं आज के प्रश्नों को लेकर के कविता के पक्ष में। जैसा कि शीर्षक से ही स्पष्ट है कि हमारी आपकी जो भी वार्ता होगी वो लगभग कविता के सिलसिले में होगी, कविता को केंद्र में रखकर होगी। तो पहला प्रश्न जो मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं वह ये है कि कविता खाना नहीं देती, कविता रोजगार भी नहीं देती, कविता खाना नहीं देती, कविता रोजगार भी नहीं देती, फिर भी लिखी जाती है कविता। कवि फुर्सत में होता है या उसको कविता का व्यसन होता है? आखिर क्यों लिखी जाती है कविता? इंदिवर सर, क्यों लिखी जाती है कविता? वस्तुतः कविता इसलिए लिखी जाती है कि सामाजिक चेतना जब समकालीन चीजों को मजबूती के साथ पकड़ती है या उसके मस्तिष्क में जब वो बैठती है तो मानस सचेत होता है, मनुष्य सचेत होता है, समाज सचेत। समाज को सचेत करने के और
सामाजिक क्रांति का माहौल पैदा करने के लिए कविता लिखी जाती है, कविता लिखने का काम किया जाता है। अच्छा राजेश्वर सर, आप क्या मानते हैं? मैं तो मानता हूँ, जैसे मैंने कहा भी, कविता रोजगार भी नहीं दे रही है, खाना भी नहीं दे रही है, तो ये मैं तो कहूंगा कि कवियों का एक व्यसन है, एक नशा है। कि जैसे आदमी नशे में चाय नहीं छोड़ सकता, नशे में जर्दा नहीं छोड़ सकता, पान सुपारी नहीं छोड़ सकता, वैसे कविता लिखना भी नहीं छोड़ सकता। आप क्या मानते हैं इस बात को, जबकि इंदिवर सर सामाजिक चेतना बोल चुके हैं? देखिए अनिल, मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ। सच तो यही है कि कविता एक व्यसन है, और कविता हमारी जो जो जीवन हम जी रहे हैं उसके प्रति एक प्रतिक्रिया भी है। हम अपनी सामाजिक स्थिति, अपनी राजनीतिक स्थिति, अपने मानसिक स्तर, अपने चिंतन, हर चीज के प्रति जो प्रतिक्रिया देते हैं उसको व्यक्त करने का एक तरीका है कविता। अब हम फिलहाल कविता की बात कर रहे हैं। जो लोग लिखते पढ़ते हैं वे इस बात को जानते हैं। बहुत सारी संवेदनाएं कविता के माध्यम से व्यक्त होती हैं। बहुत सारी संवेदनाएं कहानी या उपन्यास के माध्यम से व्यक्त हो सकती हैं। लेकिन मैं समझता हूं, मूलतः मैं अगर अपनी बात करूं तो मूलतः मुझ पर कवि हावी रहता है, और मेरी जो मानसिक प्रतिक्रिया होती है वो सरलतम तरीके से कविता में ही हो पाती है। कविता एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें मैं उस क्षण की अपनी प्रतिक्रिया को तरीके से दर्ज कर सकता हूं, और मुझे लगता है मुझे अपनी बात कहकर संतोष मिल गया है। इसलिए मेरे लिए तो सांस लेने जैसी प्रक्रिया है। मेरे लिए जब मैं बड़ी घुटन में होता हूं और आप बाहर खुले में जाके जिस तरीके से सांस ले लेते हैं, मैं उस सारे घुटन को अपनी डेस्क पर लेके आता हूं, अपने कंप्यूटर के सामने लेकर आता हूं और मैं उसे लिख देता हूं, तो मेरा सांस ठीक से चलने लगता है। मैं नॉर्मल फील करता हूं। मुझे लगता है मैंने अपनी बात कह दी, और किसी मंच पर अगर वो बात पहुंची है तो हो सकता है बहुत सारे लोगों को लगे कि ये शायद उनकी बात भी है। तो मेरे लिए कविता का होना कुछ इस तरह से है। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही अनिल। देवेंद्र सर, क्या आप भी मानते हैं, जैसा कि इंदिवर सर ने कहा कि अपनी घुटन को और अपनी चिंताओं को देना मेरे लिए कविता है, तो क्या आप भी ऐसा ही मानते हैं? कविता क्या घुटन को रखना और इन अपनी चिंताओं को पाठकों के ऊपर थोप देना, क्या यही कविता है? देवेंद्र सर, मुझे लग रहा है देवेंद्र सर अभी नहीं सुन पा रहे हैं। हम चलते हैं रंजीता मैम के पास। रंजीता मैम, क्या आप कविता अनिल जी, कविता भी एक बातचीत है जी। जैसे हम कविता भी, हेलो जी जी, सुनाई दे रहा है सर। सर सुनाई दे रहा है, बोलिए प्लीज। हेलो, आगे चलिए। हेलो। ओके, लग रहा है देवेंद्र सर का नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। रंजीता मैम, आप इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगी? आवाज मिल रही है अनिल? हाँ मिल रही है सर, आवाज मिल रही है ना अनिल जी? हाँ जी सर। हेलो, हाँ सर, सुनाई दे रहे हैं, आप बिल्कुल सुनाई दे रहे हैं, बोलिए। हेलो, हेलो। के मुझे लग रहा है कि नेटवर्क में भारी प्रॉब्लम है इंदिवर सर के। अभी वो एक बार ठीक से कनेक्ट हो जाएंगे तो हम उनसे मुखातिब होंगे। रंजीता मैम, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसा कि इंदिवर सर ने कहा कि कविता, हेलो सर, बोलिए ना। मैं नहीं क्यों? आप नहीं, मुझे बोलना है इंदिवर को।
नहीं नहीं, इंदिवर अनिल सर को नहीं जी। बोलना। हाँ मैम, आपकी तरफ में आता हूँ। आप चर्चा को जारी रखें, तब तक देवेंद्र सर का माइक ठीक हो जाएगा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जैसे इंदिवर सर ने कविता को सामाजिक चेतना का एक जरूरी उपक्रम माना, और राजेश्वर सर ने कहा कि जो घुटन होती है, जो चिंता होती है, उन सब को रखकर मैं एक बार मुक्त की सांस लेता हूँ, तो आप क्या मानती हैं? आपका भी यही मानना है कुछ विशेष उद्देश्य कविता लिखने का? अनिल जी, एक परेशानी हो रही है कि मैं किसी की आवाज नहीं सुन पा रही, तो अभी इस वक्त ऐसा करेंगे कि जब आप मुझसे कहलवाना चाहें तो एक बार मुझे उस तरह का एक इशारा कर दें कि मुझे समझ में आ जाएगा कि अब मुझे बोलना है, क्योंकि मैं किसी की भी आवाज नहीं सुन पा रही। अच्छा, मेरी आवाज भी नहीं सुनाई दे रही है आपको? या तो ये मेरी आवाज क्रम से है तो मैं क्रम के हिसाब से देख के समझ लूंगी। ओके, मेरी आवाज सुनाई दे रही है कि नहीं आपको? लगता नहीं सुनाई दे रही है। एनीवे, सप्रा सर, आप क्या मानते हैं कि क्या कविता कविता क्यों लिखी जा रही है? अनिल भाई, ऐसा है कि मेरे साथ तो बड़ा एक कहना चाहिए कि विचित्र ही हुआ कि बचपन से लेकर अब तक कविता के सिवाय मैं किसी भी विधा के बारे में सोच ही नहीं पाता हूँ। और यूँ लगता है जैसे कि कविता जो है मेरी खुराक है, और इस लिहाज से, और जब मैं अस्वस्थ हो जाता हूँ और ये कहना चाहिए कि मुझे खुराक मिल जाती है, तो उसको मैं शेयर करता हूँ आम जनता के बीच, आम लोगों के बीच, मेरे आसपास रहने वाले लोगों के बीच, क्योंकि मैं कविता के पक्ष को इस रूप में लेता हूँ। मैं बाजार जाता हूँ तो मुझे एक रिक्शा वाले में कविता नजर आती है, मैं उसके साथ बातचीत करता हूँ, और किसी दुकानदार से बात करता हूँ, किसी ऐसी जगह पर पहुँचता हूँ, कोई चीज़ लेने के लिए जाता हूँ, तो मैं उनके व्यवहार को अपनी कविता में पिरोता हूँ। इस हालत में मुझे लगता है कि मेरा हर एक्शन, मेरी हर क्रिया जो है मुझे एक ताकत देती है, या यूं कहूँ कि वो मुझे जिजीशा देती है, और मैं कविता को इतना महत्व देता हूँ। और मुझे लगता है कि कविता समाज के बीच नहीं है तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि बाकी जितनी भी विधाएं हैं वो सारी की सारी प्रयास मांगती हैं, जबकि कविता जो है स्वमेव सदा फूटती है उस एक कहना चाहिए कि संघर्ष का नतीजा है जो हमारे अंदर होता है बाहरी चीजों को देखने के बाद। तो इसके महत्व को मैं इस अर्थ में लेता हूँ, या यूं कहूँ कि मेरा पक्ष इस रूप में ये है। अच्छा, इस राजेश्वर सर आपकी तरफ आ रहा हूँ, फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं आगे चलूंगा, बात को विस्तार दिया जाए। तो इस फेसबुक के दौर में सबसे संशय में, सबसे अधिक संशय में पाठकों की जो विधा आई है वह कविता आई है। मतलब कि फेसबुक के, सोशल मीडिया के दौर में कविता पर हर विधाओं से अधिक प्रश्न उठे हैं कि बहुत सी चीजें फालतू आ रही हैं। आप क्या मानते हैं, क्या ऐसा सच है, और सच है तो क्यों है? देखो अनिल, फेसबुक ने लोगों को एक बड़ा सरल मंच दिया है, और कल तक लोग चाहे कविता लिखते थे, गीत लिखते थे, गजल लिखते थे, वे विवश होते थे पत्रिकाओं को भेजने के लिए, और वे पत्रिकाएं न छाप पाने के खेद की स्लिप समेत उन्हें लौटा देते थे। तो पहली बार लिखने वाले व्यक्ति के मन में ये आत्मविश्वास पैदा हुआ कि वो जो भी कुछ लिख रहा है उसे पोस्ट कर सकता है, और कम से कम ज्यादा नहीं तो 150 लोग तो उसे देखकर जाएंगे ही। तो इस आत्मविश्वास ने लोगों को लिखने के लिए प्रोत्साहित किया, पहली बात। दूसरी बात यह है कि लेखन की शायद सबसे सरल विधा कविता ही है। जो लोग भाषा का कम से कम ज्ञान रखते हैं, जिन लोगों ने साहित्य का भी कम से कम अध्ययन किया है, वे सब लोग कम से कम कविता तो लिख ही ले पा रहे हैं।
यूं तो आपके संस्कृत के आचार्यों ने भी कहा है कि गद्य ही निकष है, लेकिन पद्य शायद निकष नहीं है, किसी व्यक्ति को जांचने का पैमाना नहीं है, और पद्य लोग लिख ही ले रहे हैं। एक और बड़ी बात आई है, पहले लोग जब कविता लिखते थे तो तरीके से अध्ययन करते थे। भले ही आज मैं अतुकांत कविताएं लिखता हूं, आज उनमें छंद मुझे आवश्यक प्रतीत नहीं होता, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने कविता का वो स्वरूप पढ़ा नहीं है। हम सब लोग उन चीजों को जानकर पढ़कर आए हैं। इस समय फेसबुक पर जो लोग लिखने वाले हैं, उन लोगों ने तो हैरानी की बात यह है कि शायद 8वीं या 10वीं कक्षा तक हिंदी विषय पढ़ा है, और जो कोर्स में कविताएं होती थी उससे आगे उन्होंने कविताएं नहीं पढ़ी हैं। अब भी हो ही रहा है, उनकी शिक्षा दीक्षा व्हाट्सएप इंडस्ट्री में हो रही है, जहां प्रेमचंद्री कविता लिखते हैं और जहां हर तीसरी कविता गुलजार और बच्चन की हो जाती है, तो उसको भी वे कविता मान रहे हैं और कुछ वैसा ही जनरेट कर रहे हैं, वैसा ही लिख रहे हैं। तब भी मैं आपसे कहना चाहूंगा, देखा देखी ही सही लोग दूसरों की कविता पढ़ते हैं तो धीरे धीरे उन्हें समझ में आने लगा है कि आखिर कविता क्या होती है। एक विधिवत अध्ययन का दौर भी चल रहा है, इससे उनके लेखन के साथ सीखने की प्रक्रिया भी लगातार चल रही है, और इसका लाभ लोगों को मिल रहा है। तो मैं कहना ये चाहूंगा कि मैं पिछले 2008 या 9 से मैं जुड़ा हुआ हूँ फेसबुक से, तो इन 10-11 वर्षों में मैंने देखा है लोग जो बहुत अधकचरी, बहुत मामूली कविताएं लिख रहे थे, वैसे बहुत सारे लोग आज मेरे सामने हैं जिनकी कविताओं का स्तर बहुत अच्छा हो गया है, जो अच्छा लिख रहे हैं। भले ही उन्होंने विधिवत रूप से हिंदी साहित्य का अध्ययन नहीं किया, विदेशी कविता पढ़ने की बात ही नहीं है, लेकिन फिर भी वे लिख पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं। एक और बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा, शुरू में जो अच्छे कवि थे उन्होंने फेसबुक का बायकॉट किया। उन्हें लगता था कि ये तो बहुत छोटी जगह है, लोगों को फेसबुकिया कवि कहकर चिढ़ाने जैसी बात भी उन्होंने की, लेकिन धीरे धीरे लोग विवश हुए और वे भी आज फेसबुक पर आने को बाध्य हो गए हैं। हैरानी ये होती है कि अशोक वाजपेयी जैसे कवि भी, जो शुरू में फेसबुक से बहुत दूर थे, अब फेसबुक पर नजर आ रहे हैं, और भी बड़े बड़े कवि नजर आ रहे हैं। तो यानी इस चीज को स्वीकार तो करना ही पड़ेगा कि अगर आपको बने रहना है, आपको जीवित रहना है, तो पुस्तकों से काम नहीं चलेगा। आपके बहुत बड़े हाथ हैं, आपके बड़े बड़े संपर्क हैं, बड़े प्रकाशक आपको छाप लेंगे, लेकिन वे पुस्तकें सिर्फ लाइब्रेरियों में खप जाएंगी, आप लोगों तक नहीं पहुंचेंगे। फेसबुक ने ये आत्मविश्वास कवियों को दिया है, और मैं बहुत आशावान हूं। कविता में निखार आ रहा है, लोगों ने गीत लिखना सीखा है, लोगों ने गजलें लिखना सीखा है, लोग कविता लिखना सीख रहे हैं। तो मैं एक बड़ा ही सकारात्मक रूप कविता का फेसबुक के माध्यम से या इस समय डिजिटल मीडिया के माध्यम से देख रहा हूं। ओके, इंदिवर सर, आप मेरी बात सुन रहे हैं? राजेश्वर सर ने कहा, हाँ, राजेश्वर सर ने इस बात पर जोर दिया है। हाँ मैम, आपके पास वापस अनिल जी, चूंकि मुझे सुनने में दिक्कत हो रही है, तो अभी मैं सबको नहीं सुन पा रही, पर मैं ये सोच रही हूँ कि अगर कोई और अभी ना बोल रहे हो तो इस वक्त कविता के पक्ष में जो बोलना है मैं वो बोल दूँ। पहले तो आभार अनिल जी, और हमारे साथ जुड़े हमारे जो भी सभी सम्मानीय साथी हैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन। हम लोग आज कविता के पक्ष में बात करने के लिए बैठे हैं, और ये एक बहुत ज़रूरी बात है जिस पर कि बहुत सारी चर्चाएं होनी चाहिए। अमूमन हम इस पर कुछ भी बहुत गंभीर तरीके से बोलने से कतराते हैं। अभी कुछ दिन पहले कविता कोश पर एक लाइव हुआ कि हिंदी साहित्य में स्त्री की भूमिका, मैंने उस पर बात की थी। तो अभी आज के संदर्भ में जो कविता के पक्ष की बात है वो मैं स्त्री कविता, विशेषकर समकालीन कविता में जो स्त्री विमर्श को लेकर जिस तरह की चीजें आ रही हैं और स्त्री कविता इस वक्त अपने किस रूप में है, इन चीजों पर एक अपनी दृष्टि से जो मुझे समझ में आता है वो मैं बोलूंगी। असल में क्या है कि अभी 60 के बाद की जो पीढ़ी है
60 से पहले तक बहुत गंभीरता से मुझे नहीं लगता है कि स्त्रियों को कभी भी हिंदी साहित्य के आलोचना में, साहित्य के निकष पर इस तरह से कोई बात आई कि हाँ कवित्रियों का एक विशेष स्थान है, या पता ही नहीं चला कि आलोचना में हमें कहाँ शामिल किया गया। लेकिन 60 के दशक के बाद से, खासकर 80 के बाद जो कुछ भी लिखना पढ़ना हो रहा है, अनामिका जी, सविता सिंह, सुमन केशरी जी, कात्यायनी, इन सब की पीढ़ी के बाद जो भी रचना का क्रम एक शुरू हुआ है, वहां पे बहुत सारे बदलाव हुए हैं। और अभी एकदम इस वक्त में, इस पिछले 10 सालों से जो कुछ भी लिखा जा रहा है, वह एक बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं और लड़कियां जो हैं वो इस ओर बढ़ी हैं, मुखर हुई हैं, उन्होंने लिखना शुरू किया है। सोशल मीडिया भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म के रूप में उन्हें मिला है। अब लेकिन बात यह है कि ईमानदारी से बात की जाए कि हम लोग क्या लिख और पढ़ रहे हैं, तो अगर स्त्री विमर्श की बात करें तो विमर्श का एक सामाजिक उद्देश्य होना चाहिए। हर एक स्त्री स्वतंत्र है अपने हिसाब से किसी विमर्श पर, विरोध पर, प्रतिरोध पर कुछ भी लिखने के लिए, लेकिन वहां इस चीज का भी बड़ा एक सूक्ष्म विवेचन जरूरी है कि लिखते वक्त जो लिखा जा रहा है आखिर उससे क्या कोई सामाजिक उद्देश्य फलीभूत हो रहा है। विमर्श असल में है क्या? जो हमारी रूढ़ियां हैं, जो हमारी वैसी परंपराएं हैं जिनसे हमारे व्यक्तित्व को आगे बढ़ने में किसी तरह का कोई संकट आ रहा है, तो उससे लड़ते हुए, उससे प्रतिरोध करते हुए उसमें बदलाव करने का एक आह्वान जो है वो विमर्श है। लेकिन कई बार ये भी होता है कि जो चीजें कहीं से हमें नुकसान नहीं दे रही, हमें आहत नहीं कर रही, हम सिर्फ विमर्श या बदलाव के नाम पर उन चीजों को भी पूरी तरह से, एक तरह से बोले कि तहस नहस कर देना चाहते हैं। तो ये जो एक चीज है उसमें एक समझदारी होनी बहुत जरूरी है। और जहां तक मैं समझती हूँ कि स्त्री किसी भी तरह की चीजों को लिखने के लिए आजाद है, चाहे वो दैहिकता को लेकर हो, ऐन्द्रिकता को लेकर हो, उन्मुक्तता को लेकर हो, लेकिन फिर भी वहां पे एक सतर्क दृष्टि होनी चाहिए, वहां पे कोई छद्म बौद्धिकता नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से ओढ़ी गई प्रगति होनी चाहिए और उच्छृंखलता की हद तक खुद को परोसने का प्रयास भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है वो खुद को एक वस्तु के रूप में न देखे जाने की लड़ाई है। और फिर अगर कुछ ऐसा हमारी तरफ से लिखा जा रहा है जो हमें उसी एक वस्तु वाले विन्यास में फिट कर दे रहा है शोपीस की तरह से, तो कहीं ना कहीं हम अपनी ही लड़ाई में पिछड़ जाएंगे। दूसरी चीज क्या है कि एक महसूस करती हूँ, मैंने पहले भी कहा है कि लेखन के क्षेत्र में स्त्री आलोचक की उपस्थिति जो है वो खटकती है। वो कब है? वो होनी चाहिए, क्योंकि बहुत हद तक एक स्त्री ही दूसरी स्त्री को बहुत बेहतर तरीके से देख पाती है और वो समझ पाती है कि ये किन चीजों को लेकर क्यों मुखर हुई है और इसके जो है वो आखिरी जो उद्देश्य है वो क्या है। दूसरी एक और बात आती है कि आजादी, सपने, अस्तित्व, ये सब कुछ जरूरी है, लेकिन इन सब के साथ रहना हमें इसी दुनिया में है। तो हमारे लेखन का कोई भी अंश ऐसा नहीं होना चाहिए जो कहीं से हमारी इस दुनिया को बाधित करता हो। मतलब हम अपने इस संसार को बचाए रखें, जो हमारी एक मूलभूत स्त्री के अंदर की चीजें हैं, जो एक कोमलता है, उसके अंदर की संवेदनाएं हैं, इनका बचे रहना बहुत जरूरी है। बहुत मतलब खराब से खराब वक्त में भी, बहुत सारे प्रतिरोध के दौर में भी हमको अपनी कोमलता और अपनी संवेदनाओं को इसलिए बचाए रखना है क्योंकि अगर एक खूबसूरत संसार को बचाए रखने की जिम्मेदारी एक पुरुष पर है तो स्त्री पर भी है। दूसरा, मैं ये मानती हूँ कि स्त्री पुरुष को कहीं से भी एकदम विरोधी तौर पर लेकर चलना सही नहीं है। कहीं ना कहीं हम एक दूसरे के पूरक हैं। हाँ, वहां से अगर हमें कुछ इस तरह की दिक्कतें, प्रताड़नाएं आ रही हैं कि जिसकी मुखालफत करना चाहते हैं, जिसका विरोध करना चाहते हैं, तो निश्चित
तौर पे वो हमारे स्वर में उभरना चाहिए, लेकिन हम एक पूरे सिरे से पुरुष समाज को सिर्फ इसलिए खारिज नहीं कर सकते कि वो पुरुष है इसलिए वो मेरी बात नहीं समझ सकता। तो ये जो एक बहुत उतावलापन है, एक बेचैनी है कि हम विमर्श कर रहे हैं और हमने सामने वाले को बिल्कुल प्रतिद्वंदी शत्रु मान लिया। तो शत्रु भाव की बात से बचना है, ये नहीं मान के चलना है कि अगर वो वर्ग पुरुष वर्ग है तो वो मुझे हमेशा नुकसान ही देगा। कम से कम आपस में इतनी समझदारी, इतना तारतम्य हम लेकर चले तो मुझे लगता है कि फिर जो लिखा जा रहा है कहीं ना कहीं उसमें और भी बहुत सारी बेहतर चीजें उभर कर आएंगी। जैसे जब अनामिका जी, सविता जी इन लोगों ने लिखना शुरू किया तो इन लोगों ने भी सत्ता पर प्रहार किया, वो चाहे पुरुषों की सत्ता हो, राजनीतिक सत्ता हो, हर तरह की वैसी सत्ताओं पर प्रहार किया जहां पे स्त्री के दबे कुचले होने का भय था, लेकिन कहीं ना कहीं वो कोमलता, वो संवेदनाएं बची हुई थी। जैसे अनामिका जी की एक कविता थी कि अपनी जगह से हटकर कहीं के नहीं रहते, केश, स्त्री और नाखून। तो ये एक पीड़ा थी, एक जायज पीड़ा थी जिसके लिए बोला गया, क्योंकि जिस बात पर चुप रहने की सलाह दी जाती है उस बात पे मुखरता से एक आवाज उठी। पर ये आवाज जो उठी वो ये बताते हुए उठी कि हमने ऐसा सुना पर हम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जो है वो एक बदलाव की शुरुआत है, लेकिन इसमें विध्वंस नहीं है। देखिए परिवर्तन जो होता है वो इधर रंजिता मैम के यहाँ जो है नेटवर्क की प्रॉब्लम थी तो उन्होंने अपनी बात रखी। परिवर्तन हमेशा कम बेहतर चीज को ज्यादा बेहतर बनाने की दिशा में किया गया प्रयत्न होता है। परिवर्तन कहीं से भी पूरा का पूरा विध्वंस नहीं होता, क्योंकि जब आप एक पूरी चीज को खत्म कर देंगे तो फिर आप नई चीज की शुरुआत करेंगे, फिर आप उसे परिवर्तन नहीं कह सकते। तो हमें ये देखना है कि जो स्त्री कविता आ रही है वो समाज में परिवर्तन के उद्देश्य से आ रही है, बदलाव के उद्देश्य से आ रही है, या एकदम से पूरी तरह मूलभूत रूप से सब कुछ मटिया मेट करके वो एकदम एक नई व्यवस्था शुरू करना चाहती है। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है। अब जैसे सविता जी ने भी कहा कि मैं किसकी स्त्री हूँ, तो ये एक बहुत जायज स्वर था जो उठा कि मैं किसकी स्त्री हूँ। तो वहां से स्त्रियों ने मानना शुरू किया कि हाँ ये ठीक बात है, मैं किसी की स्त्री नहीं हूँ, मैं खुद एक औरत हूँ, मेरी खुद की एक पहचान है। ये सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन अभी क्या है कि हम एक बहुत बड़े भ्रम में हैं। दूसरी चीज है कि हम जब ग्लोबलाइज होकर वैश्विक स्तर पर सोचते हैं तो चूंकि हम अपनी भारतीय परंपरा और वैश्विक परंपरा का एक बहुत मूलभूत अंतर है और हम एकदम से छलांग लगाकर वहां तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वहां पे जो आजादी है उस आजादी की फिर अपनी तरह की कुंठाएं हैं, अपनी तरह के उनके दुखद पक्ष हैं। तो आप जिस परिवेश में रह रहे हैं वहां पे जरूर कुछ ना कुछ अच्छी बातें हैं। तो मेरा एक संदेश ये है कि जब हम अपनी कविताओं में कुछ लिख रहे होते हैं, कुछ रच रहे होते हैं, तो हम अपनी मूलभूत पीड़ाओं के साथ, मूलभूत पीड़ाएं वही होंगी जो हमें कहीं अंदर से इस बात का एहसास कराती, ऐसी मूलभूत पीड़ाओं के साथ जब हम आते हैं और हम रचते हैं तो कहीं ना कहीं हम एक परिवर्तन की दिशा में होते हैं, हम विध्वंस नहीं कर रहे होते हैं। और वो परिवर्तन जो होता है मुझे लगता है कि वो नैतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, रचना के स्तर पर समृद्ध करता है, और वो जो है वो साहित्यिक ओके, तो मैं ये कहना योगदान होता है। तो आप सवाल जी आप और किसी से अभी और कुछ पूछना चाहे तो पूछिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये बात हो रही थी कि रंजिता मैम का नेटवर्क काम नहीं कर रहा था तो तुम लोगों ने अपना पक्ष रखा, जो भी रखा, आपका स्वागत है मैम। अब जो बात अभी पीछे फिर हम चलते हैं, फिर अभी रंजिता मैम के पास वापस आएंगे। पीछे बात हो रही थी कि राजेश्वर सर ने कहा कि कविता को बिना पढ़े भी लोग, बिना अध्ययन के भी लोग कविता लिखने लगे हैं। तो इंदिवर सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कविता लिखने के लिए क्या विधिवत पढ़ लिख कर आना जरूरी होता है? जैसा कि सर ने कहा कि 10वीं और 12वीं क्लास भी लोग कविता लिखने लगे हैं, तो क्या कविता लिखने के लिए पढ़ लिख कर आना जरूरी होता है? देखिए अनिल जी, बात जो आपने सवाल जहां से शुरू किया था जी, कविता लिखने का लक्ष्य क्या है, बाद में जो बातें हुई वो
एक तरह अनिल से जी, कविता की क्या रचना प्रक्रिया पर हो हाँ गई इंदिवर जी और अच्छी बातें होंगी। जी कविता पढ़ लिख के कि बेपढ़ लिख करके, देखो कविता उत्पन्न जो होती, कविता में 3 तरह की कल्पनाएं होती। कविता की रचना प्रक्रिया में 3 तरह की कल्पनाएं होती। एक कल्पना होती है जो स्थूल कल्पना होती है, दूसरी कल्पना होती है जो सूक्ष्म कल्पना होती है, और तीसरी कल्पना होती है जो पश्यंती कल्पना होती है। तो स्थूल कल्पना, चेतन मन में जो भाव आते, उन भावों को, उन अनुभूतियों को ऊपरी स्तर पर चौंकाने के लिए जब आप प्रस्तुत करते हैं, चमत्कार उत्पन्न करने के लिए प्रस्तुत करते हैं, तो वो स्थूल तरीके से जो है हो जाती है। जैसे द्विवेदी युग में इस तरह की चीजें जो चलती रही, जो इतवृत्त वगैरह रहा। दूसरी कल्पना जो सूक्ष्म कल्पना होती, वह जो आपके चेतन मन की अनुभूतियां होती है, वह जा करके अवचेतन में बैठते हैं। जैसे वो छापरा साहब ने ही शायद कहा था कि जब मैं जाता हूँ बाजार में तो रिक्शा वाले को देखता हूँ तो उससे भी मैं अनुभूतियां ग्रहण करता हूँ, संवेदना ग्रहण करता हूँ, और उस तरह की चीजें भी मुझे कविता लिखने के लिए उद्वेलित करती हैं, एक मानसिक दबाव से। तो ये मानसिक दबाव और कुछ नहीं, ये वही जो अनुभूति है, संवेदना है, जो आपके चेतन से जाकर के अवचेतन में बैठ जाती है, और जब वो अवचेतन से निकलती है तो वह यथार्थ सृष्टि का उदय करती है। और जो तीसरी पश्यंती कल्पना है, जिसको आप समाधिस्थ अवस्था कहते हैं, जैसे अभी सब लोग कह रहे थे कि कविता लिखना व्यसन है, मैं न लिखूं तो सांस न चले, तो ये क्या है? ये समाधिस्थ अवस्था। जो चीजें आपके उपचेतन में जो सृष्टि हुई रहती हैं, जो सृष्टि हुई रहती है, वो चीज जब आपको भीतर से उद्वेलित करती है और उनके अवचेतन की उस उद्वेलन की अवस्था में जो बिंब बनते हैं, उन बिंबों से निःसृत होने वाली जो कविता, वह सूक्ष्म कविता होती है, अर्थगुह्य होती है, और समाज की जो चेतना है, सामाजिक चेतना को बहुत मजबूती से आत्मसात करती है। वह कविता जो है जब अभिव्यक्त होती है, तो ऐसी कविता बिना पढ़े लिखे नहीं हो सकती। फेसबुक ये आपको अवसर जरूर देता है कि आप जो चाहे वो लिख दीजिए और फेसबुक पर पोस्ट कर दीजिए। तो क्या साहित्य का उद्देश्य, कविता का उद्देश्य यही है कि आप जो चाहे वो लिख दीजिए, उसको फेसबुक पर पोस्ट कर दीजिए, उसको 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग पढ़? नहीं, कविता का यह उद्देश्य नहीं है। और एक बात बहुत ईमानदारी से, बहुत साफ तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि कविता केवल 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 जो सड़क का आदमी है, जो आम आदमी है, वह उसके लिए नहीं होती। कविता उसके लिए होती है जिसमें कविता की, साहित्य की या समाज की सामान्य समझ होती है। क्यों? कविता कोई क्रांति वांति जो है कविता नहीं करती, कविता कोई हथियार नहीं। कविता तो क्रांति के माहौल को, एक लाइन की बात तब आप करते हैं। कविता क्रांति के माहौल को पैदा करती है, कविता परिवर्तन के माहौल को पैदा करती है, और ये माहौल जो पैदा करने के लिए इतनी समझ, इतना दिमाग जो है, इतनी बौद्धिकता होनी चाहिए कि आप उसको समझें और समझ करके उस माहौल को जो है जगाने के लिए आप आए। ये अलग बात है कि आप उसको जगाने के लिए जो है, जो आम आदमी होगा या जो मध्यम वर्ग का आदमी होगा, उसको आप लेकर के जगाने के लिए चलें। तो कविता
परिवर्तन का माहौल पैदा करती है। कविता केवल जो है बिना पढ़े लिखे तरीके से तुकबंदी कर देना या लिख देना, इस तरह से कविता नहीं। कविता मानसिक दबाव से होती है और उसके लिए प्रातिभ होना जरूरी है। और प्रातिभ संवेदना जो है ऐसे नहीं आती है, उसको माजना पड़ता है, चमकाना पड़ता है, उसके लिए पढ़ाई लिखाई तो जरूरी है। देवेंद्र आर्य सर, आप मेरी बात सुन रहे हैं? हाँ देवेंद्र सर, सुन रहे हैं आप मेरी बात? देवेंद्र सर, देवेंद्र आर्य सर, मेरी बात सुन रहे हैं आप? ओके, मोहन सप्रा सर, आपसे ये प्रश्न लेकर आ रहा हूँ, शायद देवेंद्र सर को बात सुनाई नहीं दे रही है। यह बात इंदिवर सर ने कहा कि एकदम सड़क पे आदमी के लिए, आम आदमी के लिए कविता नहीं होती, आम आदमी द्वारा प्रस्तुति नहीं हो सकती। और राजेश्वर सर ने भी लगभग वही बात कहा कि 10वीं 12वीं तक पढ़े लोग भी कविता लिख रहे हैं। तो आप जी, हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है सर? अरे मुझे तो आवाज मुझे मिल रही, बात कर तो मिल रही है। तो आप एक मिनट में आप पर वापस आ रहा हूँ सर, एक बार मोहन सप्रा सर से पूछ लेते हैं। तो मोहन सप्रा सर, आप ये बताइए कि ये जो कबीर थे, ये जो तुलसीदास थे, ये जो रविदास थे, क्या ये लोग कवि नहीं थे? ये लोग किसी भी स्कूल में, किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़े नहीं थे। ठीक है, बिल्कुल। देखिए, मध्यकालीन जितने भी कवि हैं वो सारे शिक्षित तो नहीं थे जी। और सवाल ये है कि उस वक्त अगर हमारे कोई और वक्ता बोल रहे हैं क्या? हाँ मैम, हेलो, जी बोले सर। इसमें कोई शक नहीं कि मध्यकालीन अगर अभी कोई और वक्ता हमारे ना बोल रहे हो तो एक छोटी सी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि एक संपादक होने के नाते कई बार जी, हाँ सर, बोलिए सर। हाँ, तो मतलब मध्यकालीन कवि लोग उस वक्त अभी आवाज शिक्षा का कोई भी शिक्षा का कोई भी साधन तो था ही नहीं, पर हम ये मानकर चल रहे हैं कि उन लोगों के जो अनुभव हैं, उन लोगों की जो यात्राएं हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के बाद अनुभव पाना, लोगों के साथ संपर्क करना, लोगों से बातचीत करना और लोगों के दुख दर्द को देखना। अब कबीर की स्थितियां देखें, तुलसीदास का जो एक अनुभव है अपने ढंग का, जो मानसिक अनुभव हम कह सकते हैं, उससे जो रचनाएं आज तक हमारे सामने हैं, जिसको पढ़ लिख कर ही हम आगे बढ़े हैं और हमें एक रास्ता नया मिला है। पर आज के युग में ये एक समस्या बहुत भारी है कि क्या पढ़ा लिखा व्यक्ति ही कवि हो सकता है? पर आज के युग में भी आपको कुछ इस तरह के सारी भाषाओं में, हिंदी में भी बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे, पंजाबी में भी मिलेंगे, दूसरी भाषाओं में भी मिलेंगे, जो बहुत ज्यादा नहीं पढ़े लिखे। पर अब स्थितियां कुछ भिन्न हैं कि विश्वविद्यालयों में, कॉलेजेस में पढ़ने के बाद आदमी थोड़ा संपन्न तो हुआ ही है, कविता के रूप को भी या लेखन के रूप को भी, चाहे वो कविता है, कहानी है, उपन्यास है, इसमें संदेह नहीं है कि पढ़ना आज के युग में जरूरी हो गया है। क्योंकि पढ़ाई की बात पहले ही आ जाती है कि बच्चा, अगर मान लीजिए कोई सामने आता है, बच्चे से पूछते हैं कि कौन सी क्लास में पढ़ते हो, या उनके पेरेंट्स से पूछते हैं, तो पढ़ना लिखना जरूरी तो हो ही गया है। पर एक कवि के लिए जरूरी ऐसा नहीं है कि वो पढ़ा लिखा होगा तभी वो अच्छा कवि होगा, परंतु फिर भी पढ़ाई आज के समय में जरूरी तो है ही। हाँ, वो बात अलग है कि हम लगातार पढ़ते चले जाएं, ग्रंथ पढ़ते चले जाएं और फिर कविता लिखें, तो उसका प्रभाव जो है निश्चित तौर पर हमारे ऊपर पड़ेगा, या हम पर पड़ेगा, हमारी कविता पर पड़ेगा, हमारे जीवन शैली पर पड़ेगा। तो क्या हम चाहेंगे कि उनसे प्रभावित होकर ही हम लिखें? तो उससे बचने की बहुत जरूरत बनी हुई है। इसलिए पढ़ना तो जरूरी है ही, पर उसके प्रभाव से बचना भी जरूरी है। देवेंद्र आर्य सर, मुझे लग रहा है अब आप मुझे सुन पा रहे हैं। देवेंद्र आर्य सर, देवेंद्र आर्य सर,
देवेंद्र आर्य सर। ओके, राजेश्वर वशिष्ठ सर, एक प्रश्न। जी। देवेंद्र आर्य सर सुन पा रहे हैं मुझे आप? कोई दिक्कत लगती है? देवेंद्र आर्य सर सुन पा रहे हैं? ओके, राजेश्वर वशिष्ठ सर, हम आपके पास आते हैं जी। कवि कविता लिखता है, आलोचक कविता को विस्तार देता है। कवि चाहता है कि आलोचक वह बोले जो उसकी कविताओं में दिखाई भले ना देता हो, लेकिन जैसा वो सोच रहा है क्या वैसा आवाज आ रही है? आलोचक बोले। और आलोचक ये सोचता है कि कवि कुछ विशेष बोले ताकि जो जागरण और जन वाली स्थिति है वो और मजबूत तरीके से उपस्थित हो सके। तो यहाँ जो कवि और आलोचक के बीच का जो अंतर्द्वंद है, ये क्यों इतना गहरा होता जा रहा है कि कई बार आलोचक कवि पर और कवि आलोचक पर मारपीट करने तक की नौबत पर आ जाती है? क्या वजह है? जी देखो अनिल, मुझे ये लगता है आलोचकों ने हमेशा ये सिद्ध करना चाहा है कि वे कवियों से बड़े हैं और कवियों के मन में हमेशा ये अपेक्षा रहती है कि उनकी कविता पर कोई बातचीत करे, उनकी कविता में जो कुछ उसने कहा है उससे भी अधिक कोई लोगों के सामने रख दे और हमारी उससे बड़ी वाहवाही हो जाए, ये लगे कि देखिए कितना महान कवि है। परेशानी ये रही है कि कवि को ये लगता है कि आलोचक उसे प्रसिद्ध कर सकता है, जबकि आलोचक को ये महसूस होता है कि मेरे पास तो एक जादू है, मैं जो चाहूं वह करके चर्चा में किसी व्यक्ति को भी ला सकता हूं। इसीलिए आप देखेंगे एक और बड़ी बात है, आलोचकों की अपनी एक विचारधारा के स्तर पर लॉबी भी है। अगर कोई व्यक्ति किसी एक सर्टेन लॉबी से जुड़ा हुआ है तो वो दूसरी लॉबी के किसी कवि की कितनी अच्छी कविता क्यों ना हो, वो उस पर टीका टिप्पणी करेगा ही नहीं, उस पर आलोचना लिखेगा ही नहीं। इस दौर में तो आप ये देखिए बड़े कवि हैं, जो स्वनाम धन्य कवि हैं, उनके पास अपने स्पेशलाइज्ड आलोचक हैं। जो आप बहुत बड़े आदमी हो गए हैं तो आपने 2 4 5 आलोचक पाल लिए हैं। वे आलोचक बड़ी छायावादी भाषा में, बड़े बड़े सुंदर शब्दों में आपकी पुस्तकों की आलोचना करेंगे, उन पर लिखेंगे। एक पूरा कोकस है पत्र पत्रिकाओं में किस तरीके से प्रायोजित रूप से समीक्षाओं को छपवाना है, उस तरीके का काम इस समय हो रहा है। तो इस समय मैं समझता हूं वो समय चला गया जिस जमाने में आप शुक्ल जी या आचार्य द्विवेदी या उसके बाद यहां तक कि अभी कुछ दिन पहले तक, आज से 20 साल 25 साल पहले तक जो स्थितियां थी, जब ये सोशल मीडिया एक्टिव नहीं हुआ था, उस समय में जो आलोचना की स्थिति थी वैसी स्थिति इस समय नहीं है। इस समय सब कुछ प्रायोजित है। मेरी किताब छप के नहीं आई है, उससे पहले किताब की आलोचना आ जाती है, किताब पर लोग शोध कर लेते हैं। एक बड़े अपने आप को बड़ा कवि समझते हैं, कानपुर के कवि हैं, और उनकी तो दिक्कत ये होती है कि उनकी किताब बाद में आती है, आलोचना की पुस्तक उस पर पहले आ जाती है। तो ये सारी की सारी सेटिंग्स, ये सारे के सारे तमाशे इन दिनों हुए हैं, इसलिए आलोचना की स्थिति भी खराब हुई है और कविता की स्थिति तो खराब हुई ही है। मैं तो व्यक्तिशः ये महसूस करता हूं कि कवि का काम लिखना है और आलोचक को अगर ये लगता है, किसी समीक्षक को लगता है कि इस कविता की चर्चा होनी चाहिए, इस पुस्तक की चर्चा होनी चाहिए, तो ये उसका अपना चयन है। अगर वह ठीक समझता है तो उस पर चर्चा करे। किसी कवि को प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है कि उसकी किताब पर चर्चा हो, वो इनपुट दे कि देखिए मुझे ये कहना है और ये आप अपनी समीक्षा में डाल दीजिए तो मैं प्रसिद्ध हो जाऊंगा। मैं इस तरह की सारी जुगाड़बाजी जो इस समय चल रही है, मैं उसे बहुत अच्छा नहीं मानता। ये आलोचना के लिए भी खराब स्थिति है और कविता के लिए भी खराब स्थिति है। मतलब इस समय ये राजनीतिक को फल फूल रही है कि मैं जैसा बिल्कुल फल फूल रही है, जैसा चाहूं वैसा ही आप प्रस्तुत करें, और अगर इसके खिलाफ करेंगे तो हम आपको बदनाम करने से नहीं चुकेंगे। यस, बिल्कुल ऐसा हो रहा है, बिल्कुल ऐसा हो रहा है। विधाओं की राजनीति को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता कि बहुत सी विधाएं महज इसलिए खत्म होती जा रही है कि उन पर कोई चर्चा करने वाला नहीं है? क्या लगता है? हाँ,
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जैसे संस्मरण की विधा है, जीवनियां लिखने की विधा है, निबंधों की विधा है। बहुत बहुत लंबे अरसे से ऐसे लोग कहाँ हैं हमारे बीच में जो अच्छे ललित निबंध लिख रहे हों, जो अच्छे यात्रा संस्मरण लिख रहे हों। बहुत थोड़ी किताबें आती हैं, ऐसे मैं बिल्कुल ये नहीं कह सकता कि नहीं आती हैं, कुछ पुस्तकें आती हैं, लेकिन वे चर्चा में नहीं आती, उन पर चर्चा नहीं होती। चर्चा सारी की सारी प्रायोजित रहती है कविता पर। बल्कि मैं क्षमा चाहूंगा ये कहते हुए, कविता जो बहुतायत में लिखी जा रही है उसकी आलोचना, उसकी समीक्षा भी बहुतायत में उसका प्रबंध किया जा रहा है, वो हो जाती है। उसकी तुलना में अन्य विधाओं पर चर्चा भी कम होती है जो होनी चाहिए, और इस कारण से बहुत सारी विधाएं समाप्त हो गई हैं। संस्मरणों की कोई अच्छी पुस्तक बड़ी मुश्किल से आती है, जीवनियां बड़ी मुश्किल से आती हैं, निबंध बड़ी मुश्किल से आते हैं, यात्रा वृतांत बड़ी मुश्किल से आते हैं। और पश्चिम में जिस तरह के एक्सपेरिमेंट होते हैं उस तरह के प्रयोग करने की तो कोई बात यहाँ सोच ही नहीं सकता। प्रयोगात्मक पुस्तकों पर तो चर्चा ही नहीं होती है। तो ये स्थिति आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये स्थिति हमारे यहाँ है और इससे विधाएं समाप्त हो रही हैं। ओके, देवेंद्र आर्य सर, आप बताइए कि विधाओं की राजनीति में। हेलो देवेंद्र आर्य सर, आप सुन रहे हैं मेरी बात? देवेंद्र आर्य सर का नेटवर्क एकदम से गायब है, हमें लग रहा है। तो आते हैं हम वापस इंदिवर सर के पास। इंदिवर सर, आप बताइए कि विधाओं की राजनीति में, खासकर अगर हम कविता की 3 विधाओं की बात करें, जैसे एक नवगीत है, एक गजल है। फिर से सवाल को फिर से पूछो, आवाज साफ नहीं आ रही है, सवाल को फिर से पूछो। विधाओं की राजनीति की बात मैं कर रहा हूँ। हेलो, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ बोलिए। विधाओं की राजनीति की बात अगर मैं करूं तो जिस तरीके से कविता, नवगीत और गजल, मैं अगर कविता के 3 फॉर्मेट को लेकर के बात करूं और तीनों में जो उठाने और गिराने का खेल चल रहा है कि नवगीत पर कम बात हो रही है, गजल पर कम बात हो रही है, या कविता पर ज्यादा हो रही है, या नवगीत को खारिज किया जा रहा है, गजल को खारिज किया जा रहा है, कविता पर ज्यादा बात की जा रही है, या इन दोनों विधाओं द्वारा कविताकारों पर लगातार आक्रमण हो रहा है, यह क्यों उत्पन्न हो रहा है? ऐसा क्या कारण है कि इधर ज्यादा समस्याग्रस्त हुआ है? मैं समझता हूं कि आप सवाल ये कर रहे हैं कि कविता जगत में विधाओं की राजनीति होती है और एक विधा दूसरे विधा को खारिज करती है, जैसे नवगीत को खारिज किया जाता है या गजल को खारिज किया जाता है, उस पर आक्रमण होता है। ऐसा क्यों होता है? मुझे लगता है कि यही सवाल आप पूछे। यही सवाल है ना आपका? बिल्कुल बिल्कुल यही है। हेलो जी, एकदम यही है सर, एकदम यही है। आपका यही सवाल है ना? हाँ, मेरी आवाज जा रही है आप तक? आवाज नहीं सुन रहे, चेहरा तो देखिए ना। हाँ बिल्कुल यही सवाल है सर, यही सवाल है। हाँ जी, यही सवाल है ना? एकदम तो, एकदम। अच्छा, मैं जवाब दे रहा। जी, देखिए, जब ये विधाओं के राजनीति का प्रश्न आप उठाते हैं तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि वस्तुतः कविता है, और इसका जवाब बहुत शुक्ल जी ने दिया, श्याम सुंदर दास ने दिया, विजय देव नारायण शाही ने दिया, और हम सब लोग भी जो है विचार विमर्श करते रहते हैं कि कविता क्या है, किसको कविता माना जाए। दरअसल जो भारतीय काव्य परंपरा है, जब से उसको खारिज करने की साजिश 1950 के आसपास शुरू हुई, तब से ये विधाओं की राजनीति भी शुरू। या इस तरह के सवाल या इस तरह की
हेमेबंदी जो के इतिहास में या आधुनिक काल की कविता के इतिहास में दो ही बड़ी प्रवृत्तियां हैं, एक है या दो ही युग है। एक युग है छायावाद का युग, जिसमें समूह दिवस सर चले गए। देवेंद्र आर्य सर, मेरी बात सुन पा रहे हैं आप? हेलो देवेंद्र आर्य सर। देवेंद्र आर्य सर, मेरी बात? हाँ सर बोलें। हेलो। हाँ जी सर। हेलो। हाँ सर बोलिए। हेलो बोलिए। आवाज आई? यस आई। बीच में पता नहीं क्या रंग है। तो ही मैं कह रहा था, एक छायावाद है, एक प्रवृत्ति। नई कविता की जो प्रवृत्ति थी वह उदारवादी थी और उसमें समस्त छायावादोत्तर काव्य प्रवृत्तियों का संश्लेषण हो गया। लेकिन 1950 के बाद धीरे धीरे 60 और 70 के बीच जब नई कविता ने छंदों को छोड़ा, जब एक तो था छंदोबद्ध, नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही है जी। ओके। हाँ देवेंद्र आर्य सर, अब आप, हमें लग रहा है कि व्यवस्थित है, सुनाई दे रहा है मेरी बात? क्यों दे रहा है? हाँ सुन रहा हूँ मैं आपको। सुन रहे हैं सर? हाँ सर। हाँ बोलिए। तो मैं सुन रहा हूँ। जो है नई कविता ने छंदों को छोड़ा और मुक्त छंद से वो छंद मुक्त की स्थिति में आ गई, तो उसकी जो उदारवादी प्रवृत्ति थी वह भी छूट गई। और पहले जो है नई कविता के अंतर्गत मुक्त छंद भी था, प्रयोगवाद भी था, प्रगतिवाद की भी कविताएं थी। ये सब संश्लेषित होकर के लंबी कविता थी, गीत कविता थी, सब कविताएं थी। अज्ञे ने उसको नई कविता का गीत कह करके सप्तकों में स्थान भी दिया। तो मैं कहने की बात ये है कि धीरे धीरे स्थिति ये आई कि 65 के बाद नई कविता, जैसे वो किस्म किस्म की कविता हो गई जगदीश गुप्त के शब्दों में। तो जब कविता में बिखराव और शिविर शुरू हो गए, या कविता दादावादी कविता, लिंगवाद मोदवादी कविता, भूखी पीढ़ी की कविता, वृत्ति कविता, ये तमाम जब कविताओं के शिविर हो गए, तो इसका परिणाम ये हुआ कि गीत को जो खारिज करने की प्रवृत्ति चली, उस प्रवृत्ति ने फिर अपना भी खेमा अलग बनाया और इस तरह से जो है नई कविता से नवगीत पैदा। परिणाम ये हुआ कि ये विधाओं की टकराहट चली। दरअसल ये सारी टकराहट व्यर्थ है और कविता जो है छंदों में भी होती है और कविता मुक्त छंद में भी होती है। मूल प्रश्न होता है काव्य, कविता के नए नए प्रतिमान जो गढ़े जाने लगे। अब जैसे बात आलोचना की कर रहे थे आप लोग, जो आलोचना की बात कर रहे हैं, देवेंद्र आर्य सर, मेरी बात सुन रहे हैं? देवेंद्र आर्य सर? हाँ सुन रहा हूँ मैं। अब आप मुझे ये, अब हमें ये बताइए कि विधाओं की राजनीति सुन रहा हूँ, आपकी आवाज आ रही मुझको।
हाँ, तो अब आप बोलिए ना, बोलिए, ये बोलिए कि विधाओं की राजनीति में गीत और नवगीत वाले सीधा मुक्त छंद वालों पे आक्रामक होते हैं, तो उनकी उनके उनका यह आक्रामक होना, और वो यहाँ तक भी मानते हैं कि मुक्त छंद और मुक्त छंद वालों के या समकालीन कविता वालों के पास कविता नाम की कोई चीज नहीं है सिवाय कि पश्चिमी वैचारिकता की। तो आप इसको कहाँ तक उचित मानते हैं, इस आरोप को कहाँ तक उचित मानते हैं? जी, आपकी जो आपके प्रश्न को जो मैं समझ रहा हूँ, शायद आप ये पूछ रहे हैं कि विधाओं के राजनीति में नवगीत को खारिज क्यों किया गया, या कुछ इसी तरह का सवाल आप कर रहे हैं। अभी प्रश्न देवेंद्र आर्य जी से कुछ ऐसा ही सवाल है ना आपका? अभी देवेंद्र आर्य जी से बात हो रही, वो बोल रहे हैं, उसके बाद आप बोलेंगे सर। हाँ देवेंद्र सर बोलिए। अच्छा ठीक, ठीक है, ठीक। हाँ देवेंद्र आर्य सर बोलिए। देखिए, हमारे यहाँ साहित्य में कई तरह की राजनीति है जी। मम्मी को बुलाओ यार, कर क्या रहे? और जो सबसे प्रमुख राजनीति, जो समय सबसे प्रमुख राजनीति हो गई है वो विधाओं की राजनीति हो गई जी। कविता को उसके शिल्प से पहचानने की जो बात है जी, वो बहुत घातक है। जी। कविता कहीं भी हो सकती है, वो छंद में हो सकती है, छंद के बाहर भी हो सकती है, जी, गीत में, गजलों में भी हो सकती है। जी। मुख्य बात यह है कि आप बात को कितना काव्यात्मक बना पाते हैं। जी। अब जाहिर है कि जहाँ छंद की जुड़ा होता है, आपको अपनी बात भी कहनी है और उस विशेष वचन में भी कहनी है कि में ही कहनी है। छंद मुक्त के होने के साथ ये आसानी हो जाती है थोड़ी कि आपको काव्यात्मक अनुशासन का पालन करने की कोई खास परेशानी नहीं रहती है। आप अपनी बात सीधे सीधे थोड़ा काव्यात्मक होते हुए कर सकते हैं। अगर कला में आप देखेंगे, हेलो 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 लगता है बातचीत हो नहीं पाएगी, व्यवधान है। हाँ, बहुत डिस्टर्ब हो रहा। राजेश्वर वशिष्ठ जी, आप ये बताइए कि हिंदी कविता ने पिछले कई वर्षों से समकालीन कविता ने पिछले कई वर्षों से किसी नए आंदोलन को जन्म नहीं दिया, जबकि एक समय था हर 7 साल बाद 10 साल बाद कोई ना कोई आंदोलन जन्म ले लेता। इधर मैंने पिछले दिनों प्रोफेसर शिव प्रकाश शुक्ल जी से कुछ मुद्दों पर रामकरण को लेकर चर्चा की, तो उन्होंने 3 नाम इन दिनों की कविता को लेकर और पिछले दिनों की कविता को लेकर सुझाए। एक नाम था अस्मिता मूलक कविता, दूसरा था प्रायोजनिक कविता और तीसरा था कोरोजीवी कविता। ये नाम उन्होंने 3 नाम सुझाए कि ये नाम आज की कविता का हो सकता है, और नाम में परिवर्तन होना, नए आंदोलन को चलाना कविता को गति देने के लिए जरूरी है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? देखिए, अगर हम इन दिनों कविता की बात करें तो इन दिनों कविता आंदोलन से बहुत दूर है। मूलतः आंदोलन उस जमाने में होते थे जब एक विशेष सोच को लेकर एक पूरा खेमा काम करता था और उस तरह से अपने उस विचार को आगे बढ़ाता था
तब जाकर एक आंदोलन चालू होता था। इन दिनों क्या है, इन दिनों आंदोलन के नाम पे विरोध की कविता है। अगर गुजरात में एक दंगा हुआ, एक माहौल ऐसा पैदा हुआ, तो आपने उस पर एक कविता लिखी। आपके यहाँ सत्ताएं बदल गई, आपने ये कहना शुरू किया कि अब फासिज्म आ गया है, तो आपने जो सत्ता है उस पर चोट करके कविता लिखने की बात आप करने लगे। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि शायद यही समय है देश के बारे में सोचने का। वो एक दूसरा खेमा पैदा हुआ जो राष्ट्रवादी कविता की बात करने लगा। तो कुल मिलाकर ये जो समय है ये बड़े बिखराव का समय है। आप इसे नाम चाहे जो दे दीजिए, किसी एक नाम के तहत, एक बैनर के तहत इसको लाना बड़ा मुश्किल काम है। सही माने में ये इस विखंडित समय की विखंडित कविता है, एक बिखराव है। आप अब कोरोना की बात कर रहे हैं, ऐसी महामारी तो आपने कभी सोचा नहीं था। 100 साल के बाद एक महामारी आपके यहाँ लौट के आई है, तो अब इस समय कोरोना काल की कविता है। एक फैशन ये चला है पिछले 10-5 वर्षों में, जो घटनाएं हमारे इर्द गिर्द घट जाती हैं, सारी कविताएं उस पर केंद्रित होने लगती हैं। लोग एक जमाने में पूछते थे, आपने गुजरात के माहौल पे कविता लिखी क्या, उस पर एक संकलन छापेंगे। जो घटनाएं घट जाती थी आपने उन पर संकलन निकाले। आपने आंदोलनों की बजाय जो विशेष घटनाक्रम रहा उस पर आपने ध्यान दिया और आपने कविता को उसमें बांधने की कोशिश की। मैं समझता हूं ये अपने आप में एक अच्छी बात है। कविता का विकास हुआ है, कविता में बहुत सारी चीजें नजर आती हैं और ये होना ही था। ये होना इसलिए था क्योंकि आज जो व्यक्ति लिख रहे हैं, गंभीरता से लिख रहे हैं, वे पूरी दुनिया की कविता लिख रहे हैं। और एक मजेदार बात बताऊं, जिन दिनों हमारे यहाँ कविता के आंदोलन चल रहे थे, उन दिनों विदेश में भी कविता के आंदोलन चल रहे थे। हैरान करने वाली बात यह है कि इस समय अमेरिका में या इंग्लैंड में या यूरोप में भी कोई ऐसा आंदोलन कविता का नहीं चल रहा है जिसको देखकर आप उसकी नकल करें। बल्कि मैं क्षमा चाहते हुए कहूंगा, होता यह था कि वहां जो आंदोलन शुरू होता था उस तरह के आंदोलन आप भी अपने यहाँ चलाने की कोशिश करते थे। अब इस समय वैसी स्थितियां नहीं हैं। हाँ, एक बात है जिस की आपने चर्चा भी की थी, मैं लौट कर आऊंगा उस बात पर, वो ये कि जन कविता की बात। अमेरिका में ऐसे बहुत सारे लोग हुए, पुरस्कार तक लोगों को मिले बड़े, जिन लोगों ने जन कविता लिखी। यहां वो बात खंडित हो जाती है कि आपको कविता की परंपरा को पढ़ने की जरूरत नहीं है। कबीर ने परंपरा को नहीं पढ़ा, लेकिन कबीर ने लोगों के मन को पढ़ा। लोगों के मन को पढ़कर इस समय जो कविता लिखी जा रही है, अमेरिका में लिखी जा रही है, बहुत बोलचाल की कविता है। जिस तरह के हमारे फिल्मी गीत होते हैं, लगभग उस तरह की कविता लिखी जा रही है। तो आप लोगों से जुड़ेंगे। हमारे यहाँ भी जनकवि हुए हैं। अभी आप वरवर राव की बात करते हैं, आप वरवर राव के मुद्दे को उठाते हैं बार बार कि 80 साल से ऊपर की उम्र का एक कवि जो कोरोना पीड़ित है और जेल में बंद है। तो आखिर उस कवि ने नाम किस तरह से कमाया? उस कवि ने कोई बहुत ऐतिहासिक बातें अपने स्तर पे भले ही की होंगी, लेकिन वैसी कविता नहीं लिखी जो कठिन कविता थी। उसकी कविता को लोगों ने दोहराया। तो जनवादी कविता और जन जन की कविता, उस तक पहुंचने की बात महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं जब भी कभी राजनीतिक स्तर पर दबाव का समय होता है, नागार्जुन की कविता है, इमरजेंसी में उन्होंने कविता लिखी, इंदू जी क्या हुआ आपको। तो वैसी कविताएं लगातार आनी चाहिए। और इस समय आंदोलन की जरूरत नहीं है, इस समय रिएक्शन की जरूरत है, प्रतिक्रिया की जरूरत है। जो कुछ आपके सामने घट रहा है उस पर प्रतिक्रिया कीजिए, लिखिए, उससे जन जागृति बढ़ेगी। मैं व्यक्तिशः ऐसा महसूस करता हूँ। मोहन सप्रा सर, आप ये बताइए कि इन दिनों जो अस्मिता मूलक विमर्श चल रहे हैं, मतलब जो एक बार फिर कहिए, जो अस्मिता मूलक विमर्श जो चल रहे हैं, अस्मितावादी विमर्श जो है, जैसे दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, आदिवासी विमर्श, इन विमर्शों का जो मूल स्वर था, यानी मूल स्वर था मुख्य धारा में आना और लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करवाना। क्या आपको नहीं लगता कि ये विमर्श वैचारिकता से हट करके वैयक्तिक उत्कर्ष के साधन होते जा रहे हैं? बिल्कुल, ये मैं तो समझता हूँ कि इस प्रकार जब बंधे बंधाए फार्मूले के साथ हम कविता की बात करते हैं कि स्त्री विमर्श की बात है, पुरुष विमर्श की बात है, या मजदूर वर्ग के साथ विमर्श की बात है, मैं नहीं समझता कि ये बातें कविता के विकास को बहुत आगे तक ले जाएंगी, बल्कि उसको अवरुद्ध करती है। कविता की जो एक कहना चाहिए, जो प्राकृतिक रूप से जो कविता का रूप है उसको खंडित करना होता है। कविता
में जो विचार या जो मनुष्य की तरफ बढ़ने वाली है, समाजोन्मुखी है या व्यक्ति की बात करती है, उसके दुख दर्द की बात करती है, वो स्त्री है, पुरुष है, मजदूर है, कोई भी है, वो कविता ही होनी चाहिए। और वही कविता का रूप आने वाले समय में, जैसे कि अब भी मैं महसूस करता हूँ कि कविता का रूप जो है वो कविता सहज भाव की कविता है, उसमें विमर्श वगैरह की जरूरत है या उसमें हम, हाँ, बात तो ये है कि वो आलोचना के क्षेत्र की बात है कि आलोचक लोग उसमें क्या ढूंढते हैं। बहुतायत मात्रा में कैसी भी रचनाएं आएंगी तो एक तरह से कुछ ना कुछ इकट्ठा होकर वो विमर्श का नाम हो जाएगा। अदरवाइज या दूसरे ढंग से हम देखें तो हम, कोई भी व्यक्ति ये सोच कर नहीं लिखता है, या कवि जो है वो सोच कर लिखेगा कि मैं स्त्री पर लिख रहा हूँ, या एक स्वाभाविक उसकी प्रतिक्रिया है, वो स्त्री की बात कर रहा है या मजदूर की बात कर रहा है, या वो दूसरी तरफ देखें या समाज के बीच होने वाले संघर्ष की बात कर रहा है, या अब वर्तमान समय में कोरोना की बात आई है तो अब कोरोना नाम लेकर कोई कविताएं लिखना शुरू कर देगा तो वो कविताएं सारी फ्लैट होंगी और एक समय के बाद उनका जो, अगर मान लीजिए जब भी जल्दी से जल्दी भी मान लीजिए इससे मुक्ति मिल जाती है तो जाहिर है कि ये पुरानी पड़ जाएगी और फिर उस किस्म की कविता जो है वो नहीं लिखी जाएगी। और आज के समय में तो बहुत कुछ ऐसा हो भी रहा है कि कोरोना पर के समय की लिखी हुई, उस दौरान मैंने इतने उपन्यास लिख दिए, इतने मैंने कहानियां लिख डाली, इतनी मैंने कविताएं लिख डाली। तो वो कोरोना समय और कोरोना का प्रभाव जो है वो तो वैसे भी जो दुख दर्द है वो कोरोना की वजह से है या वैसे है, आदमी उस पर कविता लिखता ही है। तो इसलिए कोई, मैं नहीं समझता कि इस प्रकार के विमर्श की कोई जरूरत होती है कविता के लिए, या बंदे बजाय फार्मूले के तहत हम लिख रहे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। मेरा तो ये सोचना है। रंजिता सिंह मैम, आप मेरी आवाज सुन रही हैं? रंजिता सिंह मैम आवाज सुन रही हैं? रंजिता मैम को आवाज सुनाई नहीं दे रहा है और देवेंद्र आर्य से। हेलो, हाँ इंदिवर सर, आप सुन रहे हैं? हाँ हाँ, आप सुन रहे हैं? हाँ सुन रहा। ओके, मैं सुन रहा हूँ कि वर्तमान समय में पत्रिकाओं की राजनीति जो चल रही है, संपादकों के द्वारा और विशेष करके प्रकाशकों के द्वारा कविता और विशेषकर कविता के तीनों फॉर्मेट को चाहे ले लीजिए आप, कविता के प्रकाशन से लोग बच रहे हैं और संपादक भी कविता के महत्व को कमतर आंक के चल रहे हैं गद्य विधाओं की अपेक्षा। यह कहाँ तक सही है और इस बढ़ती भेदभाव पर रोक कैसे लगाना संभव है, इस पर कुछ प्रकाश डालिए आप। ऐसा है अनिल जी, ये कविताओं का प्रकाशन नहीं हो रहा है, कविता की पुस्तकों का प्रकाशन नहीं हो रहा है और उपन्यासों का प्रकाशन हो रहा है, कहानी संग्रह का प्रकाशन हो रहा है और इसके साथ साथ एक ऐसी भी चीजों का प्रकाशन हो रहा है जो समसामयिक राजनीति या धार्मिक चीजों से जो है जुड़ी हुई चीजें हैं। जी। तो ये प्रकाशन इसलिए हो रहा है कि इसको प्रकाशक जो इसके पाठक कहीं न कहीं हैं और पाठकों के बीच में ये पुस्तकें बिक रही हैं। कविता के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत कि अभी जो आपने पहले सवाल हमसे किया था जो विधाओं की राजनीति वाले, तो खैर उस पर अब मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि ये जो कविता जब से छंदमुक्त, तो छंदमुक्त कविता ने जिस तरह का पहेलीपन, बौद्धिकता के नाम पर जिस तरह का पहेलीपन, जिस तरह की दुरूहता और फैंटेसी और प्रतीकों का जो एक तरह से प्रक्षेपण किया, वह कविता को आम आदमी से काट देने की स्थिति में आ गया। तो जब कविता आम आदमी से कट गई तो उसको जो है कि लोगों ने पढ़ना बंद कर दिया, वो केवल ड्राइंग रूम की कविता रह गई या शिविरों बद्ध कविता रह गई जो।
आज भी बच्चन की मधुशाला बिकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मधुशाला ही लिखी है, या मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नेपाली अंचल और बच्चन या नरेंद्र शर्मा की तरह ही लिखी है, मैं ये बात नहीं कह रहा। लेकिन निश्चित रूप से कविता का वह फॉर्म और कंटेंट नहीं है जो हिंदुस्तान की जनता समझती। कविता में जो विदेशीपन या जो आयातित आधुनिकता आई, और इसके साथ कविता का जो फॉर्म है, जो है कंटेंट के साथ साथ जो कविता का फॉर्म है, उस फॉर्म को भी छोड़ दिया गया। उससे कविता जो है भारतीय जनमानस से अपरिचित हो। इसलिए कविता की किताबें जो है वो प्रकाशक छापने में कतराता है। यहाँ तक कि आलोचना की किताब छपती है, आप देख लीजिए। आप आलोचना लिखते हैं, आलोचना भी, क्योंकि वो रिसर्च स्कॉलर में पढ़ी जाती है आलोचना, वो विश्वविद्यालयों में उसकी जरूरत पड़ती है। अगर आप किसी नई विधा पर आलोचना लिखते हैं तो रिसर्च स्कॉलर उसको खोजता है, वो पढ़ी जाती। लेकिन कविता जो है वो नहीं पढ़ी जाती, उसके मूल में राजेश्वर वशिष्ठ सर, क्या आप यही मानते हैं कि कविता का छंद मुक्त होना और कविता का छंद मुक्त होना उसका दुरूह होना है, आम आदमी से दूर होना है, जबकि छंदबद्ध होना उसका जन सामान्य के निकट होना है? क्या आप कविता को छंद मुक्त कविता होना ही विशेष वजह मानते हैं ऐसा? देखो अनिल, इस बात को पूरी तरह से नकारा तो नहीं जा सकता, क्योंकि कविता एक जमाने में मंचों पर जिंदा थी। आप नीरज की बात करते हैं, अभी हमने नीरज जी का स्मरण किया, उन लोगों का स्मरण किया। उस जमाने में कविता मंचों तक जाती थी, मंचों से कविता पढ़ी जाती थी और लोग उन कविताओं को सुनते थे। भले ही आज हम लोग वैसी कविताएं नहीं लिख रहे हैं और अपनी कविताओं या अपने लेखन के बारे में ईमानदारी से इस बात को स्वीकार करने में मुझे नहीं लगता कोई शर्म की बात है। अब जो कविता है वो मूल रूप से बौद्धिक कविता है। सच बात तो ये है कि जो कविताएं हम लिख रहे हैं उन कविताओं को बहुत थोड़े से पाठक या हमारा अपना वर्ग ही पढ़ रहा है। सप्रा जी क्या लिख रहे हैं, मैं उसे ये इसलिए पढ़ रहा हूं कि मैं जानूं कि मैं जो लिख रहा हूं कहीं वो उनसे खराब तो नहीं है, मैं उनसे अच्छा कैसे लिखूं। तो कुल मिला के एक बहुत मुट्ठी भर लोगों का बौद्धिक वर्ग है जो इस कविता को पढ़ रहा है और देख रहा है। ऐसे थोड़े से विद्वान पाठक हो सकते हैं जो इन कविताओं में आनंद ले रहे हैं। बल्कि फेसबुक ने एक भला किया है, फेसबुक में ऐसे लोग नए भी पैदा हो रहे हैं जो इन कविताओं में रुचि लेने लगे हैं, इन्हें समझने लगे हैं। और दूसरी एक बात है, एक बीच का रास्ता भी निकला है, वो ये है कि भले ही हमारी कविताएं छंद मुक्त हों, लेकिन उनमें एक आंतरिक लय तो कहीं ना कहीं होती है। आंतरिक लय है, नए बिंब हैं, नए तरीके की कहन है, उस चीज ने कविता को थोड़ा बहुत बचाया है। लेकिन ये सच है कि जो बहुत सामान्य स्तर का आम पाठक है, उस पाठक के लिए हमारी कविता की कोई बड़ी उपयोगिता नहीं है। और अगर प्रकाशक हमारी पुस्तकों को नहीं छापता है या छापता है तो हमसे पैसा लेके छापता है, तो इसमें मुझे लगता नहीं कोई बड़ा अपराध है। उसकी तुलना में उपन्यास कहानी बिक जाती है। लेकिन मुश्किल ये आती है, मैं फिर लौट के आपकी बात पे आऊंगा, जैसे गीत विधा की बात आप कर रहे थे, गजल है, तो क्या गीत और गजल बिक रही है? मुश्किल ये है कि गीत और गजल तो रम्य विधा है, उसमें तो आनंद है, तो बड़े अच्छे तरीके से गाया जा सकता है, गजल को सुना जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। लेकिन इस समय गजल और गीत की किताबें भी नहीं बिक रही। तो कुल मिला के एक ऐसी कैटेगरी बन गई है कविता की जो हर किसी को अच्छा तो लगता है, लोग कहते हैं आप बड़ा अच्छा लिखते हैं, लेकिन हम आपकी किताब नहीं खरीदेंगे। तो आखिर किताब अगर कोई खरीदेगा नहीं तो प्रकाशक छापेगा क्यों? और यही क्राइसिस बहुत लंबे समय से कविता के सामने है। और एक मजेदार बात बताऊं, अभी मैं अमेरिका में अपने एक मित्र से बात कर रहा था जो वहां कविता लिख रहे हैं। ये क्राइसिस आपका या आपके यहाँ हो ऐसा नहीं है, ये क्राइसिस पूरी तरह से पूरी दुनिया में कविता के साथ है। कविता के प्रशंसक बहुत थोड़े से हैं, वे पसंद करते हैं, लेकिन उनके भरोसे कविता की किताबें छापकर आसानी से बेची नहीं जा सकती। इस सच्चाई को तो हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। जयशंकर प्रसाद कहते थे, जयशंकर प्रसाद ने एक बार मुंशी प्रेमचंद जी के जवाब में कहा था कि साहित्य, क्योंकि जयशंकर प्रसाद का साहित्य मुंशी प्रेमचंद की नजर में आम जनमानस को समझ में आने से थोड़ा दूर थी। तो जयशंकर प्रसाद का कहना था कि साहित्य एकदम अनपढ़ों के लिए नहीं लिखा जाता। और इसके पहले आपने भी ये कहा कि कविता में 10वीं 12वीं पास करके भी लोग कविता लिखना शुरू कर देते।
इंदिवर पांडे सर ने भी कहा कि कविता बौद्धिक किस्त होती है और उसमें कुछ पढ़ा लिखा होना जरूरी है, ये लगभग बात आई निकल गई। जब ये सब बात सही है तो गीतों की रोमानियत से लेकर के क्या गीतों की रोमानियत को आप नकार सकते हैं? क्या गीतों की भावुकता को आप नकार सकते हैं? जो बौद्धिकता लेकर समकालीन कविता आई और इस बौद्धिकता के आवरण में गीत ने अपना चोला बदलने को स्वयं को मजबूर पाया, तो ऐसे में सारा ठीकरा मुक्त छंद की कविता पर ठोक देना कहां तक सही है? सप्रा सर, आप भी बताएं और आप बताएं कहां तक सही है? देखो, मैं तो आज तक यही समझता रहा हूं कि कविता का जो बिकना या दूसरे किताबों का बिकना, कहानी का, उपन्यास का, ये एक व्यापारिक दृष्टिकोण है। आप सभी ने बहुत कुछ कहा, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि मैं इस लाइव में सुन नहीं पा रही, बाद में सबको सुनूंगी। जो एक चीज है कि कविता के पक्ष में हम लोग आज बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि कविता का सबसे बड़ा पक्ष मनुष्यता का पक्ष है। कविता पढ़वा दीजिए। और मनुष्यता के पक्ष को परिभाषित करती कविता किसी भी विधा से आ रही हो तो वो स्वागत के योग्य है और उसे एक सच्ची कविता के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, विधा चाहे कोई भी हो। तो बस इतनी छोटी सी बात, मुझे लगता है कि अब इस सत्र का समापन होना चाहिए। बाकी सबने जरूर बहुत अच्छे अच्छे वक्तव्य दिए होंगे, उसे बाद में सुनूंगी और बहुत अच्छा लगा इस सेशन में आज शामिल होकर। हाँ सप्रा सर, आप कंटिन्यू रखिए। मैं ये समझता हूँ कि किसी भी चीज का, यानी कविता की पुस्तकों का, कहानियों का, उपन्यासों का बिकना, ये केवल उसकी महत्ता पर निर्भर नहीं करता। ये हम मानकर अगर चल रहे हैं कि कविता कम बिकती है, फिर भी आज के समय में क्या एक पूरे लंबे अरसे से लेकर अब तक कविता फिर भी हर विधा पर हावी है और लोगों के बीच उसकी जो प्रसिद्धि है वो ज्यादा है। लोग कवि को किसी और नजर से देखते हैं। आप किसी को बात करके देखिए कि कहानी मैं लिखता हूं और दूसरा कहे कि मैं कवि होता हूं या कविता लिखता हूं, तो वो व्यक्ति विशेष पढ़े लिखे की बात ही कर रहा हूं, साधारण आदमी की बात नहीं कर रहा हूं। वो भी चौंकेगा, अच्छा आप कवि हैं। कहने का मतलब यह है कि आज इसकी जो प्रसिद्धि कविता की है कम किसी दृष्टि से भी नहीं हुई है। कविता को सुनने के लिए, पढ़ने के लिए कवि गोष्ठियों में जाना, आप देखिए कितने कहानियों पर गोष्ठियां होती हैं। हाँ, चर्चा पर चर्चा की बात अलग है, पर सुनने सुनाने के लिए कविता ही महत्वपूर्ण है। कवि गोष्ठी पर लोगों, अगर माहौल की बात है या क्षेत्र की बात है कि कहाँ लोग 30 इकट्ठे होते हैं, 50 इकट्ठे होते हैं। हम लोगों ने जब यहाँ इधर कहीं हम करते हैं तो हमने तो 500-500 लोग इकट्ठे किए। वो बात अलग है कि ऐसे अब जलंधर जैसे शहर में या चंडीगढ़ जैसे शहर में 50, 60, 70 लोग, 80 लोग इतने फिर भी कविता पर आ जाते हैं। डिस्कशन पर या कहानी की बात पर लोग नहीं आएंगे क्योंकि उसमें पार्टिसिपेशन नहीं है। कहानी कोई सुनाएगा उसमें पार्टिसिपेशन हो ही नहीं सकते। उपन्यास पर भी पार्टिसिपेशन की बात नहीं है। तो कविता आज भी उतना महत्व रखती है, चाहे वो गीत की बात हो, चाहे वो गजल की बात हो, चाहे किसी अन्य रूप की बात हो कविता की। अब वो भी गद्य कविता की भी बात की जा सकती है, तो वो भी लोग बड़े अच्छे ढंग से, जिनकी प्रस्तुति बहुत अच्छी होती है, वो कर जाते हैं। अब नई कविता की बात, यानी कि जो आज की कविता है, उसकी अगर प्रस्तुतिकरण किसी व्यक्ति का एक गुण है तो वो निश्चित तौर पर वो काम करेगा और वो प्रभाव डालेगा, और प्रभाव इतना डालेगा कि उतना ही उसे आनंद आएगा जितना कि गजल सुनकर, जितना कि दूसरा गीत सुनकर। वो बात अलग है कि एक समय था मंचों पर गीत सुनने के लिए लोग इकट्ठे होते थे। अब आज के समय में चाहे टीवी पर प्रोग्राम आप देख लो, मुकाबले में अच्छे कवि जो हैं अपनी कविता भी पेश कर जाते हैं और उनको भी प्रशंसा की तालियां जो हैं वो मिलती हैं। तो इसलिए ऐसा मैं नहीं समझता कि कविता का जो महत्व है वो किसी भी दृष्टि से कम है। और वो छपने छपाने की बात बिल्कुल अलग है कि फिर भी दूसरी चीजों की बजाय अब उन बड़े प्रकाशकों की हम बात छोड़ देते हैं कि जो केवल अपना लाभ पाने के लिए
जो भी उनके सोर्सेज बने होते हैं, जगह जगह पर उपन्यास भी चले जाते हैं, कहानियां भी चली जाती हैं, पर वो कविता का ठीक है थोड़ी दिक्कत है कि कोई भी प्रकाशक जो है वो छापने के लिए तैयार नहीं होता है। फिर भी इतनी कविताओं की किताबें जैसे कैसे भी है छप रही हैं, ऐसा आप देख भी सकते हैं। अगर छानबीन करें तब भी आपको ऐसा देख कर संतुष्टि भी जरूर होगी, मेरा कहना ये है। राजेश्वर सर प्रश्न वही है। अनिल, मैं सापरा जी राजेश्वर सर मैं सापरा जी के बाद में एक सापरा जी के बाद में एक बात ऐड करना चाहता था। जी सर, तो करें, नहीं तो बाद में फिर। नहीं, स्वागत सर, स्वागत। बोलिए सर, बोले सर, बोले, स्वागत है। देखिए सापरा जी जो है बहुत सही बात कह रहे हैं। दिक्कत कहाँ पैदा हुई, 2 लाइन की बात मैं केवल कहूंगा कि जब ये नारा दे दिया गया कि कविता श्रव्य नहीं, कविता पाठ्य है। भारत की कविता हमेशा से श्रव्य भी रही है और पाठ्य भी रही। कविता की परंपरा रही है कि उसे जो है लिख करके शिष्यों को कंठस्थ कराया जाता था। संस्कृत के श्लोक लिखे जाते थे, कंठस्थ कराए जाते थे और उसको सुनाया जाता था। तो वो लिखी भी जाती थी, पढ़ी भी जाती थी और जो है सुनी सुनाई भी जाती थी। 1950 में जब ये नारा दे दिया गया और ये नारा गे ने दिया कि कविता श्रव्य नहीं है, कविता पाठ्य है, तो पाठ्य वाली चीज जब हुई तो वो ड्राइंग रूम में पढ़ी जाने लगी या जो है 2-4 लोगों के बीच में पढ़ी जाने लगी और परिणाम यह हुआ कि उसको प्रकाशकों ने छापना जो है बंद कर। कविता पढ़ने की भी चीज है, छपने की, छापे खाने के बाद वो जो है जरा तेजी से छपने की चीज हुई और वह जो है सुनने और सुनाने की भी चीज है। अब यह अलग बात है कि सुनने और सुनाने का बड़ा दुरुपयोग हुआ या आज भी दुरुपयोग हो रहा है। आज टीवी पर जो कविताएं जो है समाचार चैनलों पर आ रही हैं, उसको कोई भी प्रबुद्ध श्रोता या प्रबुद्ध पाठक जो है क्या नाम है उन कविताओं को सुनना नहीं चाहेगा। जबकि या जो है फेसबुकों पर बहुत सारी ऐसी रचनाएं आ रही हैं जिनको कोई जो है क्या नाम है पढ़ना या उसको जो है वो तमाम सब लोग जो है क्या नाम है सीडी बना के डाल दे रहे हैं, सुनना नहीं चाहेगा। वस्तुतः परिष्कृत रुचि वाला जो व्यक्ति है वह उस कविता को सुनना चाहता है, वह उसके हृदय में जाकर के बैठती है, जिसमें जो है भारतीयता की परंपरा होती है, राष्ट्रीयता का बोध होता है, जातीय बोध होता है और जो लोक जीवन का दुख है, लोक जीवन का दर्द है, लोक जीवन की दर्दनाक स्थिति है, जो संवेदना है, स्त्रियों के प्रति जो शोषण है, आदिवासियों और दलितों की जो स्थिति है, इन चीजों को लेकर के जो कविता पढ़ी जाती है या जो कविता लिखी जाती है वो प्रभाव डालती है और निश्चित रूप से कविता को श्रव्य और पाठ्य दोनों होना चाहिए। कविता केवल पाठ्य नहीं है और इस स्थिति में कविता कम छपे या ज्यादा छपे वो बहुत महत्वपूर्ण जो है नहीं होगा फिर जब कविता श्रव्य और पाठ्य दोनों। यही मैं जोड़ना चाहता हूँ। जिस साधारण जन को कविता ठीक तरीके से समझने की बात कही जा रही है और जिसके लिए छांदसिक विधा को मजबूत और समकालीन कविता को षड्यंत्रकारी बताया जा रहा है, सही मायने में जहां तक मैं समझ पा रहा हूं और अभी राजेश्वर सर भी बोलेंगे, सही मायने में जो कविता न्यूज चैनलों से लेकर के आम जगहों पर पढ़ी जा रही है, सस्ती की कविताएं, चुटकुले टाइप की कविताएं, पाठक साधारण जन का झुकाव उसी तरफ अधिक होता है, जबकि गंभीर कविता की तरफ तो आखिर वही व्यक्ति जाएगा ना जो चिंतनशील और बौद्धिक होगा। और आप भी अभी कह रहे हैं तो आखिर वहां अकेले समकालीन कविता पर पूरा आरोपण करना कहाँ तक उचित है, जबकि यह भी सच है चाहे वो दलित विमर्श की बात हो, चाहे वो आदिवासी विमर्श की बात हो, चाहे वह स्त्री विमर्श की बात हो, जितनी सशक्त तरीके से
समकालीन कविता ने अपना पक्ष रखा है, उतने सशक्त तरीके से कविता, नवगीत और गजल फिलहाल असफल रहे हैं। राजेश्वर सर, आप क्या मानते हैं? देखो अनिल, मैं असफल शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि जब हम असफल शब्द कहते हैं तो फिर वही आरोप आएगा कि जो आपकी छंद मुक्त कविता है उसने गजल को और गीत को, नवगीत को पनपने नहीं दिया, उभरने नहीं दिया। ऐसा नहीं है। बहुत सारी जो आज की भावनाएं हैं, इस समय को जीने की बात है, वो नवगीतों में भी आ रही है। गजलों में तो दुष्यंत कुमार के जमाने से लेकर वो बात आती रही है, वहां भी आ रही है। तो यहाँ ये कोई बड़ी परेशानी नहीं है। परेशानी ये है कि जो लोकप्रियता के जो जो क्षेत्र हैं, वहां हमने कविता को किस तरीके से स्थापित किया। जैसे आपने टीवी चैनल्स की बात की, टीवी चैनल्स तो हास्य कविता, हास्य में भी क्या है, हास्य में भी जिसे आप सही मायने में हास्य व्यंग्य कहते हैं, उस कविता की किसी टीवी चैनल को जरूरत नहीं है। उन्हें तो चुटकुलों से बनी हुई कविता चाहिए, ताकि आप बैठ के खाना खाते हुए टीवी के सामने पसर के एक सामान्य व्यक्ति उसमें थोड़ा हा हा ही कर ले। वो तो कपिल का शो अगर सबसे बढ़िया शो इस देश का है, तो आप लोगों की मानसिकता का अनुमान लगा सकते हैं कि लोग सिर्फ अपने दुख दर्द से मुक्ति पाने के लिए कुछ देर के लिए हंसना चाहते हैं। जैसे एक जमाने में लोग जाके अमिताभ बच्चन की फिल्में देखते थे, तो वही स्थिति कविता के साथ है। मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि कविता अपनी जगह पर बहुत सही है। नवगीत में भी कहीं कोई परेशानी नहीं है, गजल में भी कोई परेशानी नहीं है। हर क्षेत्र में कविता जागृत है, अपने समय का प्रतिनिधित्व कर रही है। चाहे दलित विमर्श का मामला हो, चाहे स्त्री विमर्श का मामला हो, अब तो एक नई बात किन्नर विमर्श की भी होने लगी है। लेकिन उन सब जगहों पर एक बात आपने बड़ी अच्छी हाईलाइट की थी कि किसी दूसरे व्यक्ति की अनुभूति को लोग अपनी अनुभूति स्वीकार नहीं करते। महिलाएं आमतौर पर कहती है कि जब हम उनके दुख दर्द को लेकर कविताएं लिखते हैं, तो कहती तो पुरुषों ने लिखा है, हम लिखेंगे तो कविता होगी। यही बात दलित विमर्श को लेकर हुई। चाहे अमृतलाल नागर भी कितना ही बढ़िया लिखा, आप वो और आप कहें तो दलित विमर्श होता है, लेकिन कोई ये मानने को तैयार नहीं है, जब तक दलित नहीं लिखेगा तो दलित विमर्श नहीं होगा। अब यही बात पिछले एक कार्यक्रम में मैंने देखा किन्नरों को लेकर हुआ। किन्नरों ने कहा जी आपने बड़े उपन्यास हम पे लिख दिए हैं, लेकिन जब तक कोई किन्नर उपन्यास, कहानी, कविता नहीं लिखेगा तो उसमें किन्नर विमर्श नहीं आएगा। तो ये सारी परेशानियां साथ साथ चलती रहेंगी, लेकिन ये सारी समस्याएं कविता के विरुद्ध नहीं है। ये सारी कविताएं, ये सारी समस्याएं कविता को आगे बढ़ाएंगी, कविता को आगे लेकर जाएंगी। कविता के विविध रूप आएंगे। जो आज का समय है वो कविता में बड़े अच्छे तरीके से दर्ज होगा। हर व्यक्ति अपनी क्षमता और योग्यता से करेगा। मैं अगर गीत नहीं लिख सकता तो मैं गीत नहीं लिख रहा हूं। जो व्यक्ति गीत लिख रहे हैं वे अपनी बात गीत के माध्यम से कह रहे हैं। और गीत में भी आप देखिए, गीत में जो नवगीत की बात आई है उसमें राजनीतिक चेतना भी है। ऐसा नहीं है कि राजनीति कटी हुई है, वहां लोग राजनीति को भी ला रहे हैं। ये सही है। जब आप तुकबंदी की बात करते हैं तो थोड़ा समझौता करना पड़ता है। जब छंद मुक्त कविता है तो वहां आप प्रवाह आपका बेहतर हो सकता है, आप बड़े अच्छे तरीके से मन की बात को कह सकते हैं, बिना रुकावट के कह सकते हैं। उसमें अभ्यास और प्रयास कम करना पड़ता है। तो कुल मिला के मैं महसूस करता हूं जो चर्चा आज हमने लगभग 1 घंटा 27 मिनट, 1.5 घंटा, मेरे ख्याल से ये अपने आप में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा जो इतने लंबे समय तक इस तरीके से चर्चा का हो गया। तो कुल मिलाकर कविता की जिस दिशा की आप बात कर रहे थे, कविता अपनी दिशा में सही बढ़ रही है और ये कविता का समय है और आने वाला समय भी कविता का ही समय होगा। तो आज के विमर्श को यहीं पे हाँ, दिवस सर कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, एक लाइन। हाँ सर, स्वागत। देखो, समापन करते हुए मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि कविता के सामने जो सबसे बड़ा संकट है, जिसलिए ये सारी बात आप कर रहे हो, और कविता के पक्ष में अगर बात करनी है तो कवियों को ये समझना पड़ेगा कि कविता का जो शिविरबद्ध पक्षपात है, इस पक्षपात को दूर करना होगा। कविता केवल जो है गद्य में, या कविता केवल पाठ्य होकर के जो है कविता जी नहीं सकती। कविता को जीने के लिए कविता को श्रव्य और पाठ्य दोनों होना पड़ेगा। और कविता छंद में भी हो सकती है और बढ़िया कविता हो।
और कविता छंद मुक्त छंद में भी हो सकती है, लेकिन उसमें कविता के शाश्वत प्रतिमान होने चाहिए। कविता के नए नए प्रतिमान कर करके नामवरी हासिल की जा सकती, लेकिन बिना कविता के शाश्वत प्रतिमानों के, जिसमें नाद सौंदर्य न हो, जिसमें भारतीय परंपरा न हो, भारतीय छंद शास्त्र की अभिव्यक्ति न हो, और जिसमें भारतीय जीवन और भारतीय परिवेश न हो, वह कविता जो है हमारे मानस को छूने वाली कविता नहीं होगी, वो हमसे अपरिचित कविता होगी। इसलिए कविता में छंद और छंद मुक्त का झगड़ा जो है समाप्त होगा, तभी कविता अपने सही स्थिति में जो है खड़ी हो सके। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। और मुझे लगता है कि भारतीयता एक विकसित अवधारणा है और भारतीय संस्कृति एक विकसित अवधारणा है। भारतीयता इतनी बड़ी अवधारणा है कि जितने भी चिंतन बिंदु चल रहे हैं सब उसमें समाहित हो जाएंगे। और बस जरूरत है तो हमें अपने दृष्टि विस्तार की जरूरत है कि जहां मजदूरों की बात की जाए, जहां गरीबों की बात की जाए, जहां पददलित की बात की जाए, इवन जहां स्त्री अधिकारों की बात की जाए, यौन आकांक्षाओं की बात की जाए, ये तमाम आकांक्षाओं की बात की जाए, तो भारतीयता को हम सब मिलकर अगर थोड़ा सा विस्तार देंगे तो ये सारी चीजें भी उसमें समाहित हो जाएंगे। तो आज की चर्चा हम यही समाप्त करते हैं। अच्छी सहभागिता आप सबकी वजह से अच्छी चर्चा पर चर्चा हुई और आप सबके आने से यह कार्यक्रम सफल हुआ। मैं चाहूंगा कि भविष्य में भी रंजीता मैम हमारी आवाज नहीं सुन पा रही है, मुझे पता है, फिर भी उनको आभार कहता हूँ। भविष्य में भी मोहन सप्रा सर आप भी इतनी देर तक लगातार बैठे रहे और आपका बहुत बहुत आभार। इंदिवर सर तो मैं ही मुस्कुराते हुए आपका भी सर बहुत बहुत आभार और इतनी सक्रियता। धन्यवाद धन्यवाद अनिल, धन्यवाद। मैं भी इतना सक्रिय रहते हुए आप लगातार उस उम्र को झूठा बता रहे हैं जिसको लोग कहते हैं कि अब रिटायरमेंट का समय आ गया है। और सप्रा सर और इंदिवर सर हमारे सामने उदाहरण है और राजेश्वर वशिष्ठ सर भी लगातार इधर समकालीन कविता में और जिस मुक्त छंद पर लगातार आवाज उठ रही है उस पर उस विधा में सक्रिय और बेहतरीन फॉर्मेट में कविताएं गा रहे हैं। रंजीता मैम को बतौर संपादक और बतौर सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ी हुई है। आप सबका बहुत बहुत आभार। भविष्य में मुझे लगता है कि जब भी इस मंच को जरूरत पड़ेगी आप सबकी उपस्थिति अपेक्षित होगी और मुझे लगता है कि आप सब मेरे निवेदन को स्वीकार कर पाएंगे। देवेंद्र आर्य जी को हम लोग नहीं सुन पाए, वो होते तो कुछ परिदृश्य और भी होता। फिलहाल आप सबका बहुत बहुत आभार सर, फिर हम मिलेंगे इसी मोड़ पर। धन्यवाद। धन्यवाद अनिल। सब मित्रों को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार।